जी, नमस्कार। क्लास जो है, जो लोग बाद में देख रहे हैं उनके लिए रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं रिकैप कर रहा हूँ कि अब तक हमने क्या किया। कल की क्लास में हमने चर्चा की थी अपर्दनात्मक स्थलाकृतियों पर, और उन अपर्दनात्मक स्थलाकृतियों को याद करवाने का काम कर रहा हूँ। लैपीज पढ़ाया था कल मैंने आपको, और घोलरंध्र पढ़ाया था, विलय रंध्र या विलयन रंध्र पढ़ाया था, डोलाइन बताया था मैंने आपको, युवाला बताया था, पोल्जे बताया था, और कास्ट खिड़की बताया था। मैंने ये भी आपको बतलाया था कि ये सारी जो स्थलाकृतियां हैं एक दूसरे से संबंधित स्थलाकृतियां हैं। ये ठीक है। कास्ट खिड़की के बाद मैंने आपसे एक और पॉइंट्स बताया था यहीं पे, और वो बताया था कंदरा, कास्ट कंदरा, या आप इसको कह सकते हैं कास्ट केव, गुफा कंदरा, ये भी बनता है। और गुफा का जो द्वार होता है उसके लिए मैंने आपको बताया था पोनोर बोलते हैं। कई पोनोर्स आपस में, पोनोर एक तरह का घोलरंध्र ही है जो किसी कंदरा गुफा से जुड़ा हो। गुप्त धाम के बारे में डिटेल में चर्चा भी की थी हमने कि गुप्त धाम पर बहुत काम किया है सविंद्र सिंह ने। पोनोर हो गया, कंदरा गुफा हो गया, कास्ट खिड़की, पोलजे, युवाला, डोलाइन। तो ये टोटल, ये सबके सब अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां हैं जिन पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया था। और पोनोर, कंदरा गुफा, कास्ट खिड़की, पोलजे, युवाला, डोलाइन, बिलियनरंद, गोलरंद और लैपीज, यही सारी स्थलाकृतियां थी जिन पर डिस्कस किया था हमने। आज हम इसके निक्षेपणात्मक स्थलाकृति का पूरा डायग्राम बना के स्टडी करेंगे कि कौन कौन सी निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां थी। और एक और चर्चा हम आपके साथ करेंगे आज, और वो चर्चा है कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ग्लेशियर, लेकिन एक पेरी ग्लेशियर कॉन्सेप्ट भी है। पेरी ग्लेशियर रह गया था तो वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है। कंदरा गुफा के अलावा, पोलजे के अलावा एक और चीज बच गया था, वो था कास्ट घाटी या घोल घाटी। आपके पास माइक लाइव आने वाले को कुछ तो फायदा होना चाहिए थोड़ा सा इस बात का। तो आपके पास माइक की व्यवस्था है। इनमें से यदि कोई भी एक, दो या दसों, दसों में तो फिर क्लास रिपीट हो जाएगा, फिर भी आपको जो नहीं समझ में आया हो आप पूछ सकते हैं। चलिए, 2 मिनट का समय हम दे रहे हैं कि आप इनमें से यदि कोई ऐसी स्थलाकृति जो आपको नहीं समझ में आई हो तो वो हमसे पूछ सकते हैं, वन बाय वन करके, हैंड रेज करके। लैपीज, किसी बच्चे को कोई नहीं समझ में आया हो तो? चलिए, सबको सब समझ में आ गया तो ये तो भाई अति सुंदर है। सुमन जायसवाल ने, चलिए पूछिए सुमन, क्या पूछती हैं? सर एक बार पोनोर को बता दीजिएगा। अच्छा ठीक है, पुनः बता देते हैं। और किसी बच्चे को कोई कोई प्रश्न? चलिए। सर बिलियन रंध्र। हाँ जी। बिलियन रंध्र। बिलियन रंध्र, गोल रंध्र, बिलियन रंध्र में। और कल की क्लास में थे अभी आनंद। सॉरी सर, कल हम लेट हो गए थे। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, बताता हूँ आपको। बिलियन रंध्र जी आकार का फर्क है, ठीक है। और कोई बिलियन रंध्र नहीं, बिलियन छिद्र करके लिखा हुआ है किताब में। सविंद्र सिंह ने बिलियन रंध्र की जगह, दोनों एक ही है मेरे अनुसार से, कोई फर्क नहीं है इनमें। गुड मॉर्निंग और सर। गुड मॉर्निंग। सर इस टॉपिक से तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे पहले वाले टॉपिक में जो रिएक्शन आप डलवाए थे, केमिकल हाँ रिएक्शन, हाँ हाँ, बताइए। उसमें आप एक रिएक्शन के बारे में सर बताए थे, CO2 प्लस H2O से हाँ हाँ H2CO3 कार्बनिक एसिड बनेंगे। जी। तो उस इक्वेशन को किस जगह डालना उचित उसी, रहेगा, परफेक्ट रहेगा, ये थोड़ा बता दीजिएगा सर। वो एडजस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके बाद जो आप पहला बताए थे कि CaO प्लस H2O इज इक्वल टू CaOH का होल ट्वाइस, तो हम्म। इससे वो चीज कैसे कंपेयर करें, कैसे कोरिलेट करें, ठीक अच्छा, है, और इसका कितना यूज करना उचित रहेगा, इसको सर थोड़ा बता दीजिएगा। आपके प्रश्न से मुझे दो बातें प्रतीत हुई कि एक, आप ये पूछना चाहते हैं
कि जो कार्बनिक एसिड बनने वाला जो इक्वेशन हमने लिखा था केमिस्ट्री वाला कि ये Yes, sir. आपस में मिलता है, तो वो जी, इसे आप बाद में लिखे थे और बोले थे कि इसे पहले लिखना चाहिए। अच्छा अच्छा, ये कंफ्यूजन हुआ। देखिए, वो जो जी हमने और आपको बताया था, एक एक चैप्टर आगे चलकर आपको पढ़ना है, उसका नाम है वेदरिंग। यस सर। वेदरिंग पढ़ना है, वो जीएस का एक हिस्सा है। इरोजन, वेदरिंग, मास मूवमेंट नाम का एक टॉपिक है, जिसमें बेसिकली डेनुडेशन और बाकी चीजें पढ़ाई जाती है। तो जी एनसीईआरटी में भी वो दे रखा है। तो केमिकल वेदरिंग में एक डिटेल में इस एग्जाम्पल को यूज किया जाता है। जो कास्ट क्षेत्र में होता है वो एक तरीके की केमिकल वेदरिंग है। कास्ट रीजन में जो चट्टानें टूटती फूटती हैं, वो बेसिकली केमिकल वेदरिंग के कारण होती हैं। और जो मैं कार्बनिक एसिड की बात कर रहा हूं, H2CO3 कहेंगे इसको, कार्बनिक एसिड को। तो कार्बनिक एसिड का जो निर्माण होता है, ठीक है, यस है- हाँ, कार्बनिक एसिड का जो निर्माण होता है वही मुख्य प्रक्रिया है कास्ट क्षेत्र में अपर्दन की, कार्बनिक एसिड का निर्माण। तो यस। उल्टा सीधा हो सकता है कि मैंने लिखा हो ये कार्बनिक एसिड जो बना है ये तो कंफर्म है, लेकिन हाँ इस कार्बनिक एसिड का कैल्शियम ऑक्साइड जो चूना के साथ रिएक्शन है, ये कहीं पर नहीं दिख रहा है मुझे। ये प्रॉब्लम था सर। अच्छा, देखिए, जी, डायरेक्ट हम अब चूना को जो है पानी के साथ रिएक्शन डाले हैं, जल हाँ, के साथ, लेकिन हम कार्बनिक एसिड के साथ नहीं डाले हैं। हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं, फिर आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ओके। ठीक है, देखिए, सबसे पहले जो पहली अभिक्रिया होती है वो वायुमंडल में ही हो जाती है बादलों के निर्माण के समय। जो वाटर वेपर है वो जल H2O है, और पहले से ही वायुमंडल में कौन मौजूद है? CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल जब आपस में रिएक्ट करता है तो वहीं पर H2CO3 बना देता है। ठीक है, H2CO3 वहीं बना देता है, वो बन जाता है H2CO3 वहीं पर। और वो जो H2CO3 है, इसी को कार्बनिक एसिड कहते हैं। इसमें चूना का अभी कोई रोल ही नहीं है। वायुमंडल में ही एक कमजोर अम्ल, सांद्र अम्ल की बात नहीं कर रहे हैं, गाढ़े अम्ल की बात नहीं कर रहे हैं हम, यानी जब कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ रिएक्ट करता है, जो वाटर वेपर है बादल, उसमें H2O है और एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी CO2 है, और इनके बीच का रिएक्शन होता है और H2CO3 बन जाता है, और इसी H2CO3 को हम कहते हैं क्या? कार्बनिक एसिड। अब ये कार्बनिक एसिड जाकर के जमीन पर आया, सतह पर वो वर्षा का जल गिरा, और ऑलरेडी सतह पर पहले से क्या है? चूना पत्थर की सतह है, चूना वाली सतह है। तो बिगिनिंग में उस चूना वाली सतह में ऑलरेडी कैल्शियम ऑक्साइड होगा ही होगा, CaO होगा ही होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। और जब ये कैल्शियम ऑक्साइड्स पहले पानी के संपर्क में आएगा, क्योंकि वहां पे उसमें वर्षा के जल में जल तो है ही मूल, वो दोनों ही चीज मिला है, HCO3 भी है उसमें और H2O के भी मॉलिक्यूल्स हैं उसमें। तो ये जो चूना ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड भी है, धरातल के सतह पर जब ये जल आया, वर्षा हुआ, ऊपर कहीं कहीं चूना के जो ऑक्साइड्स हैं, उन ऑक्साइड्स के साथ जो बादल आया, उससे H2O आया, इसके पास H2O भी आया और कार्बनिक एसिड भी आया। तो H2O से जब ये रिएक्ट करेगा CaO, तो क्या बनाएगा? तो ये CaOH का होल 2 बनाएगा। ठीक है, इनमें से सारे इक्वेशंस लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमें वहां कार्बनिक एसिड को दिखलाना है
और जरूरत पड़े तो वो CaCO3 कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट वाला भी एक इक्वेशन है, वो दिखाना है। क्योंकि स्टेलेग्माइट है उसमें जो जमता है वो जमता क्यों है, चूना नहीं है, चूना तो इतना हार्ड नहीं हो सकता, वो इसलिए इतना सॉलिड ठोस हो जाता है, जम जाता है, पत्थर जैसा, सीमेंट जैसा जम जाता है, क्योंकि वो वहां पे सोडियम कार्बोनेट हो जाता है, सोडियम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसके कारण ये वो इतना ज्यादा ठोस बन जाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड से सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट तक का जो सफर है उसको यदि आप इक्वेशन से दिखा पाए तो फिर लाजवाब है। नहीं दिखा पाए, दिखा देने पे भी नोबेल प्राइज नहीं मिलना है और नहीं दिखाने पर भी जेल नहीं जाना है। ये एक एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज है कि एक ज्योग्राफी के ऑप्शनल वाले से ये उम्मीद नहीं की जाती है कि वो क्या करेगा, तो वो भाई इतना सारा इक्वेशन डालेगा। और साथ ही इस बात का, लेकिन यदि डाल लेता है इक्वेशन तो बहुत जरूरी है कि बहुत स्पष्ट शब्दों में वो क्लियर करे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे सबसे पहले कार्बनिक एसिड एटमॉस्फेयर में ही क्रिएट हो जाता है और दूसरा सतह पर उस कार्बनिक एसिड के साथ साथ वर्षा का जल भी आता है। ठीक है। अब ये एक बच्चा कह रहा है सर डोलामाइन कहाँ गया, पता नहीं कहाँ गया डोलामाइन, घर गया होगा, वो आ रहा है वॉशरूम गया है वो, उसको थोड़ा सुसु आ रहा था डोलामाइन को। अभी यहाँ देख लीजिए, हम बताते हैं आपको डोलामाइन भी, पहले एक इक्वेशन बता लेने दीजिए प्लीज, हम डोलामाइन भी बता देंगे, भूल गए थे डोलामाइन। ठीक है, आपने पूछ दिया तो हमको याद आ गया। ठीक है, डोलामाइन पूछ रहे हैं आप, हमने डोलाइन लिखा है, ये रहा डोलाइन, वो डोलामाइन नहीं था डोलाइन था, कोई बात नहीं, हम देर से आपका मैसेज देखे। अभी देखिए मैं ये बता रहा हूं, मैंने कहा इक्वेशन चाहें तो लिख सकते हैं और इक्वेशन ना चाहें तो ना लिख सकें, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन यदि लिख देते हैं तो ज्यादा बेहतर है। आप कहानी की तरह भी लिख सकते हैं, यदि इक्वेशन से डरते हैं आप, दिल पे मत लीजिएगा त्यागी जी, बस मैंने बाद में देखा आपका कमेंट, तो मैं ये कह रहा हूं कि आप इसको कहानी की तरह, स्टोरी की तरह, पैराग्राफ की तरह लिख सकते हैं कि जब वर्षा का जल वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आता है तो कार्बोनिक अम्ल बनाता है। यहां यह तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि पूरा पूरा बारिश का पानी 100 में 100% एसिड हो जाता है। यह तात्पर्य यह है कि जल के साथ साथ उसमें कुछ कार्बनिक अम्ल के अणु भी बन जाते हैं। वो निर्भर करता है सांद्रता पे, जहां CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, वहां पे ये जो अम्ल हैं उनकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, और जहां सांद्रता कम है या प्रतिक्रिया उतनी नहीं हो पाई, क्योंकि बादल का निर्माण अलग अलग ऊंचाइयों पे होता है और बादल के जो कालखंड है, समयावधि है, वो भी अलग अलग होती है। अम्ल के निर्माण के लिए एक इंटरेक्शन जरूरी है, लॉन्ग इंटरेक्शन, मतलब पूरा कंडीशन फुलफिल करना, तो ये जो क्वांटिटी होता है एसिड का अलग अलग होता है कार्बनिक एसिड का। तो एक तो ये हो गया कि वायुमंडल में ही CO2 और जल के बीच का रिएक्शन होता है और कार्बनिक अम्ल बनता है। दूसरा, जब जल के अणु चूना पत्थर के चट्टानों पर पड़ते हैं तो वहां पहले से कैल्शियम ऑक्साइड होता है, और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड वाली कहानी, राम कहानी हम लिख रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य है इस बात को ये दिखाना कि कैसे कार्बोनेट बनता है। ये जो इक्वेशन है ये कार्बोनेट बनने की ओर जा रहा है, और उसमें ये जो इक्वेशन है ये कार्बनिक एसिड उस कार्बोनेट को बनाने में इसका एक योगदान है, और क्लियर ये है सर, ऊपर थैंक से यू। बन के आता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बनाएगा, और जब ये कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बन जाता है, तो यही कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड जब फिर CO2 से रिएक्ट करता है, यानी पहले चरण में क्या किया, कैल्शियम ने पानी के साथ रिएक्ट किया तो कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बन गया, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बन गया, इसको हाइड्रा ऑक्साइड कहेंगे। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये एक नंबर है और ये दूसरा नंबर है समीकरण, ये अलग समीकरण है, इस समीकरण का जिक्र अलग होगा, ठीक है।
कास्ट बिरादरी से अलग है ये, और इस समीकरण का जिक्र अलग होगा। ये एक सीक्वेंस का समीकरण है कि पानी पहले चूना ऑक्साइड पानी से रिएक्ट किया तो ये बनाया, और जो कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बन गया ये अब CO2 के साथ अलग से रिएक्ट किया, क्योंकि इस पानी के साथ साथ CO2 भी मिक्स होके आया है। ठीक है, तो अब जब ये कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड जब करेगा ना रिएक्ट, तब बनेगा CaCO3 अब प्लस H2O। यहां पानी मुक्त हो जाएगा और CaOH का होल 2 प्लस CO2 इज इक्वल टू CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने कैल्शियम कार्बन जो कैल्शियम कार्बोनेट्स है उनका फॉर्मेशन को क्लियर कर दिया कि कैसे बनता है ये कैल्शियम कार्बोनेट। ऐसे तो चूना बहुत मुलायम चट्टान है, बहुत मुलायम चट्टान, तो फिर इतने कठोर पत्थर जैसा स्टेलेक्टाइट स्टेलेग्माइट पिलर कैसे बना देता है, सीमेंट की तरह जम कैसे जाता है सर। तो ये आपको बताना होगा कैल्शियम कार्बोनेट बनने की कहानी कैसे बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है ड्यू टू रिएक्शन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉलोइंग मैनर। ये जो है CaOH का होल 2 जब CO2 के साथ मिलता है तो फिर CaCO3 बनता है कैल्शियम कार्बोनेट और पानी। अब क्या है, ये दोनों एक साथ वाला इक्वेशन है, वो अलग इक्वेशन है। फिर आगे चलकर रासायनिक अभिक्रियाएं, उसमें एक बार कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो एक रिएक्शन का चैन शुरू हो जाता है, कई सारे और रिएक्शन जो पॉसिबल हैं वो बनते हैं। आगे क्या होता है, ऊपर से जो जल के साथ अलग रिएक्ट किया CaO ने कैल्शियम ऑक्साइड ने CO2 के साथ, इससे ये एक चैन है, ये दोनों क्या है, एक चैन है रिएक्शन का, ये दोनों एक जुड़े हुए हैं और इसका अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या है, वो क्या है, मेन प्रोडक्ट क्या है, कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट, और बाय प्रोडक्ट क्या है, पानी जल बनता है। अरे अंडा के छिलकवा को देखते हैं ना, वो CaCO3 हार्ड वाला जो छिलका होता है, तो वो बनता यहाँ पे इसी तरीके से, ये कि चूना का ऑक्साइड जब पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया, वायुमंडल से, तो फिर जमीन में कैसे आया, जमीन पे कैसे आया, पानी के साथ मिलके आया, पानी के साथ मिलके आया, CO2 की कुछ क्वांटिटी उसमें मिली होती है, स्वतंत्र अणु है तो फिर वो योगदान देता है, और कभी कभी पानी के साथ रिएक्ट करके ये कार्बनिक एसिड में बदल गया। अब इस कार्बनिक एसिड का भी क्या रोल है, जब ये कार्बनिक एसिड, ठीक है, जो कार्बनिक एसिड है जब ये आपस में रिएक्ट करता है, किसके साथ कार्बनिक एसिड रिएक्ट करता है, कार्बनिक एसिड जब इस कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, CaCO3 के साथ जब H2 जो है, हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट जो है जब रिएक्ट करता है इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड का जो CaOH का होल 2 वाला जो कंडीशन है, ये हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये तो हम बता दिया आपको, वो कौन सा समीकरण था, H2CO3 कार्बनिक एसिड। तो देखिए यहां तक का इक्वेशन हमने बता दिया आपको, इसके आगे का इक्वेशन बता रहा हूं, एक मिनट रुकना। H2O कट गया, आगे क्या होता है कि ये जो CaCO3 बना, जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, अब उसका सीधा संपर्क होता है किससे, वो सबसे पहले जो कार्बनिक अम्ल बना था H2CO3 से, तो अब जब H2CO3 से ये रिएक्ट करता है डायरेक्टली एसिड से, यदि पानी के साथ रिएक्ट किया था, सबसे पहले इसने पानी के साथ रिएक्ट किया था, उसके बाद जब पानी के साथ रिएक्ट किया था तो CaOH का होल 2 बनाया था, फिर वो CO2 के साथ रिएक्ट किया तो CaCO3 बनाया था, और CaCO3 फिर पूरे एसिड के साथ रिएक्ट किया, तो रिएक्शंस का जो चैन चला अल्टीमेटली क्या बना, फिर ये बन गया CaHCO3 का होल 2, और ये CaHCO3 का होल 2 जो है ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, CaOH का होल 3 है, ये CaHCO3 का होल 3 है, ठीक है, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला है, सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है CaHCO3। सर कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या
हाँ कैल्शियम, स- सॉरी सॉरी, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। सर अगर एग्जाम में हम लोग को लिखना हो तो ये सारा सिचुएशन लिखना होगा और सारा एक्सप्लेन करना होगा। अभी 2 सेकंड पहले कौन सो रहा था? कौन सो रहा था 2 मिनट पहले? सर अभी मैंने हम समझी। अभी मैंने जस्ट बताया था, लिखोगे तो नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा, नहीं सर ये लिखोगे तो जेल आपने नहीं जाओगे। सर आपने ये वाला कहा था, मैं ये बोल रही हूँ कि मतलब लिखना, अगर मैं लिखूंगी तो अगर एक लाइन अगर लिख दूंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब सारा लिखना पड़ेगा या फिर एक, मतलब जैसे आपने बताया ना कि कार्बनिक अम्ल बनता है, तो एक लाइन लिख देंगे तो ठीक रहेगा या फिर सारा जितना आपने बताया सब लिखना पड़ेगा? बादाम रात में फूलने देना है, सुबह 2 बादाम चबा के खाना है, 1 गिलास दूध पी लेना है, इससे सही रहेगा। आप यदि शुरू करेंगे लिखना तो पूरा लिखेंगे ना, और यदि आप चाहते हैं कि छिप जाए कि हमको इक्वेशन लिखने से डर लगता है साहब, ठीक है, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, इक्वेशन लिखने से लगता है, तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको इसको लैंग्वेज में लिखना होगा। 2 बातें होती हैं, कुछ बच्चों को बहुत इजी लगता है लिखना, जो साइंस बैकग्राउंड वाला है, हमको तो लग रहा है कि ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ 3 इक्वेशन, मुझे 4 इक्वेशन दिख रहा है। एक बार पानी के साथ रिएक्ट किया और उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया और आगे COCO3। यदि ये 2 लिख दो ना तो इससे काम चल जाएगा आपका, ठीक है, ये 2 लिख देंगे तो इससे काम चल जाएगा, ठीक है। अब सर हाँ, सर कैल्शियम बाइकार्बोनेट फिर क्या होता है? अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन तो आपने अच्छा पूछा, मैं बताता हूं आपको। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट दोनों ही कैल्शियम के ही एक कंपाउंड हैं एक तरीके से, और दोनों में फर्क सिर्फ उनके केमिकल इक्वेशन में है, और बाकी जो उसका फिनोमेना है एक ही है लगभग, सिर्फ थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा बदल जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है उससे ज्यादा एक तरीके से देखा जाए तो ये इसमें आयनीकृत जो आयन का गुण होता है वो ज्यादा होता है, ये रिएक्ट और तेजी से कर सकता है दूसरे चीजों से, ठीक है। तो ये यहाँ मैं बताता हूँ आपको कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो आप और डेप्थ में जाएंगे ना तो एक एक होता है अल्कलाइन सबस्टांस, ठीक है, एक होता है अल्कलाइन सबस्टांस का कॉन्सेप्ट आता है। तो ये जो कार्बोनेट है और बाइकार्बोनेट है, इसमें ना आयनीकृत जो आयोनाइजेशन है वो ग्रो कर जाता है, आयोनाइज्ड हो जाता है ये दोनों कंपाउंड, और इसमें से ये अल्कलाइन सबस्टांस बन जाता है, स्पेशली जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो एक अल्कलाइन सबस्टांस के रूप में। तो ज्यादा आप इस पे, हमको लगता है कि यदि आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट नहीं है तो आपको इस लाइन में ज्यादा डेप्थ में ना जाके इतना समझना है एकदम सिंपल लैंग्वेज में कि चूना के मुकाबले ये जो कंपाउंड है ये ज्यादा टफ हो जाता है, हार्ड हो जाता है जमने के बाद। जब तक नहीं जमता, जब तक ये सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है तब तक ये मूव करता है, लेकिन इसमें जब ये कार्बोनेट में बदलने लगता है तो ये तेजी से फिर क्या होने लगता है, जमने लगता है, हवा के संपर्क में आके जमने लगता है, ये ठोस होने लगता है। इसीलिए इतना हो जाता है, कंडीशन ऐसा हो जाता है कि यदि छत से टपक रहा है वो पानी, छत से पानी टपक रहा है तो टपकते टपकते जम जाता है इसमें छत में, और नीचे यदि गिर रहा है पानी सतह पर तो इसमें भी ये जम जाता है। तो ये जो जमने का कंडीशन है, जब तक ये कैल्शियम ऑक्साइड रहेगा, कैल्शियम ऑक्साइड कभी भी इतना ठोस नहीं जमेगा। कैल्शियम ऑक्साइड क्या था, जब इसका कैल्शियम ऑक्साइड तब तक था जब तक इसका कोई लेना देना किसी के साथ नहीं हुआ था, आसानी से चट्टान के बीच सो रहा था ये भाई साहब, फिर इनकी जिंदगी में बहार आई और उसने ऑफर मारा कि हम तुम साथ रहते हैं, फिर इनके जीवन में परिवर्तन आया, और ये अब पहले जैसे तैसे गंद रहते थे, अब थोड़ा बाल वाल सेट करके सही से एकदम परफ्यूम परफ्यूम लगा के रेडी रहने लगे, और CaOH का उल्टू हो गया। एक बार सिलसिला शुरू हुआ, आज इनसे मिले थे तो फिर और भी लोगों से मिलने का इनका फिर आगे प्रोग्राम चला, CaOH का उल्टू था ये, ठीक है।
तो अब और भी रिएक्शन हुआ इनमें, और जो रिएक्शन नया आया, पहले H2O के साथ चल रहा था, ये बेचारा अब X हो गई, और उसके बाद CO2 के साथ चला, तो फिर यहाँ से ये अब जमने लगे, यानी CaCO3 में कन्वर्ट होने लगे और H2O मुक्त होने लगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट बनने की कहानी है, एक साधारण लौंडे से सख्त लौंडा बनने की कहानी है ये, ठीक है। CaO थे तो मुलायम, बेचारा मुलायम इंसान थे, भोला भाला इंसान, और इस भोले भाले इंसान की मुलाकात इनसे हुई, बड़े बेहतरीन लोग थे ये। आप इसको जैसे लीजिए, मेल फीमेल पे मत ले जाइएगा। CaO की मुलाकात H2O से हुई, जिंदगी में बाहर आ गया, और ये CaOH का होल 2 में बदल गया। आप इसको कहानी की तरह लिखें तो ज्यादा बेहतर है, यदि आपको समीकरण से डर लगता है साहब। आप लिखेंगे कि चूना पत्थर के चट्टानों में कैल्शियम ऑक्साइड होता है, और कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बनाता है, और अभी मन रखना भाई, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड जो है जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। और यही कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, अभी हम इस पे हम बात कर ही रहे थे आपसे कि जब ये कैल्शियम कार्बोनेट एसिड से संपर्क करता है, एसिड से रिएक्ट करता है, एसिड कौन, तो वो H2CO3, ये एसिड कैसे बना, तो पानी के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड ने रिएक्शन किया, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके घुल गए, क्वांटिटी बढ़ गई, इसकी क्वांटिटी मात्रा, इस मात्रा इतना बढ़ गया CO2 का पानी में कि कुल मिला करके ये एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो जब ये CaCO3, क्योंकि अभिक्रियाएं सारी जारी हैं उधर, सब कोई बैठा नहीं है खाली, हर कोई लगा पड़ा है अपना अपना, ठीक है, अपना अपना मोबाइल निकाल के हेलो खाना खाए बाबू सोना सबका चालू है। H2O अपना मामला में लगा हुआ है, CO2 अपना मामला में लगा हुआ है, और इन दोनों से जो एक नया छोटा इधर ये बना है HCO3, ये भी अपना H2CO3 हमने बताया ना, हाँ H2CO3, ये भी लगा हुआ है H2CO3 यानी कार्बनिक एसिड, ये सब अपना अपना ढूंढ रहे हैं, सब लोग लगे पड़े हैं, ठीक है, सब लोग लगे पड़े हैं, ये भी अपना अभिक्रिया जारी रखा, ये भी अपना अभिक्रिया जारी रखा, ये भी अपना अभिक्रिया जारी रखा। इन दोनों की अभिक्रियाएं इंटरकनेक्टेड है। पानी जो CaO के साथ रिएक्ट करा, पानी, तो वो बनाया हाइड्रा ऑक्साइड, हाइड्रा ऑक्साइड CO2 से रिएक्ट किया तो वो बनाया कार्बोनेट, कार्बोनेट जब इसके साथ रिएक्ट किया तो वो बनाया बाइकार्बोनेट। बस यही तीन ही तो है, हमें ये तीन ही दिखता है कि जब वर्षा का जल, मान लो सब जगह CO2 की मात्रा ज्यादा नहीं है ना, कहीं कम भी है CO2 की मात्रा वायुमंडल में, यदि वहां पे सांद्रण कम है, वर्षा हुआ, वर्षा का पानी जमीन पे आया, जमीन में कैल्शियम ऑक्साइड से वर्षा के जल ने रिएक्ट किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, और जो कुछ CO2 वायुमंडल का सबसे निचले परत में CO2 है, CO2 के संपर्क में आया तो CaCO3 बन गया। इसीलिए तो हवा के संपर्क में आते ही वो घोल जमने लगता है, और जब जमने लगता है तो ठोस रूप लेने लगता है, ठोस रूप लेने लगता है, सीमेंट से भी हार्ड हो जाता है, बिल्कुल चट्टान बन जाता है, पत्थर बन जाता है। तो कुल मिला के तीन ही स्टेप मुझे दिख रहा है, और आपको भी ये तीन ही स्टेप दिखना चाहिए कि जब जल चूना ऑक्साइड से, चूना के ऑक्साइड से संपर्क करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से संपर्क करता है, रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, और जब कैल्शियम कार्बोनेट आगे चलकर कार्बनिक अम्ल जो H2CO3 है उससे रिएक्शन कर लेता है एसिड से, अभी तक इनका एसिड से रिएक्शन नहीं था, पर्सनली रिएक्ट कर रहे थे ये लोग, जब एसिड से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये दोनों के दोनों जो हैं एक ऐसा घोल है जो सीमेंट की तरह जम जाता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है, सीमेंट की तरह हार्ड हो जाता है। समझ में आया आपको? तो वही चीज आपको एक्सप्लेन करना है वहां पे कॉपी पे। अब कोई ऐसा नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल है कि कोई बच्चा कास्ट में यदि समीकरण छोड़ दिया तो वो उसको बुरा मान जाएंगे एग्जामिनर ना, सर बिल्कुल नहीं। बहुत ज्यादा समझ में आ गया, ठीक है ना।
एकदम अच्छे से क्लियर हो गया और मुझे ही समझ में नहीं आ रहा था, मेरी प्रॉब्लम थी। वो क्या प्रॉब्लम था कि ये थर्ड इक्वेशन जो डाले हैं ना, इसमें पहले आप जो ये कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन ना H2O और CO2 के साथ करवाए थे, ये ठीक है। तो मुझे यहाँ पर समझना चाहिए था खुद से कि CO2 और H2O को मिला के हम ये तो बना ही सकते हैं ना, कार्बनिक एसिड तो बना ही सकते हैं। लेकिन इसी को मैच करने में ना ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये अलग से कहाँ से आ गया, और अभी आपने थर्ड पॉइंट में वो चीज ऐड किया तो वो बिल्कुल क्लियर हो गया, अब कहीं से प्रॉब्लम नहीं रहा। चलिए चलिए, मैं बस ये वो आपका मुद्दा तो मैं वहीं सुलझा लिया था। मैं अपनी एक छुटकी है अपने जमालपुर की, सुमन, वो साइंस बैकग्राउंड का बच्चा है नहीं, आर्ट्स बैकग्राउंड वाला ना, जब ये देखता है ना तो उसको लगने लगता है भाई ये भी लिखना पड़ेगा क्या, यही सब से बचने के लिए तो मैंने आर्ट्स लिया था। तो उसके दिल में ऐसे ख्याल आने लगते हैं कि कुछ ऐसा रास्ता बताओ कि हमको ये सब ना लिखना पड़े। ठीक है, क्योंकि वो भूल जाता है, भूल भुलैया जैसा फील आता है। आर्ट्स वाले को यदि केमिकल इक्वेशन लिखना हो बहुत सारा, और एक के बाद दूसरा तीसरा इक्वेशन, तो उसको फिर वो दूसरी वाली फीलिंग आने लगती है। तो मैं उसका शॉर्टकट बता रहा हूं कि देखो भाई, कहानी की तरह लिखना, बार बार यही मैं कह रहा हूं, कहना एकदम कहानी की तरह कि हर कोई ना केमिकल लोचा करने में लगा है। ये लिखना नहीं है, समझने के लिए कह रहा हूं। दुनिया का हर पदार्थ जो है, जिंदा और मुर्दा, हर कोई अपना अपना केमिकल रिएक्शन करने में लगा रहता है। बिल्कुल, जब तक वो एक्टिवेट मोड में है तुरंत वो अपना व्हाट्सएप का स्टेटस चेक करते रहता है। केमिकल लोचा में लगा हुआ है हर कोई। तो ये जो रासायनिक समीकरण है, इसमें रोल तीनों लोग करते हैं। ये तीनों मेन कैरेक्टर इन तीनों का है, और इन तीनों के बाद जो सेकेंड जनरेशन है, ये तीनों का रिएक्शन है। ये उस कास्ट प्रदेश में, पत्थर में, चट्टान में है, ये वायुमंडल के हवा में निचले परत पे, वायुमंडल का निचले परत में मौजूद है, और इसका आगमन बादल के थ्रू आता है। ये फर्स्ट जनरेशन है। ठीक है, ये मम्मी पापा जनरेशन है, और इनका हर किसी के साथ रिएक्शन चल रहा है यहाँ पे। यानी CO2 इससे भी रिएक्ट कर रहा है और उससे भी रिएक्ट कर रहा है, लेकिन डायरेक्ट CO2 इससे रिएक्ट नहीं कर पा रहा है। क्यों? तो पहले ये इससे रिएक्ट करता है, तभी इसके साथ रिएक्ट करने के लायक बन पाता है। तो कैसे कैसे? तो तीन इक्वेशन है। शुरुआत का पानी वाला CO2 के साथ, ये हवा में भी हो सकता है, गुफा में भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों कहीं पर भी, वहां जो गुफा है कास्ट की, वहां पे भी रिएक्ट कर सकते हैं, वायुमंडल में भी रिएक्ट कर सकते हैं। और बनाना क्या है इनको? कार्बनिक एसिड, H2CO3, यानी कार्बनिक एसिड। और जो चूना पत्थर है वो हवा में नहीं जा सकता, वो चट्टान में बैठा है, उसके पास दोनों जा सकते हैं, H2O भी जा सकता है, CO2 भी। लेकिन पहले इसका एक सीक्वेंस ये है कि पहले ये जल से अभिक्रिया कर लेता है और CaOH का होल 2 बना लेता है, तभी ये CO2 से अभिक्रिया कर पाता है। और जब ये CO2 से अभिक्रिया करता है तब ये CaCO3 बना पाता है, और जल फिर मुक्त हो जाता है। जल, ये जल फिर यही करता है, दूसरे दूसरे जो चट्टान है चूना के, उन चट्टानों के साथ जाकर के रिएक्ट करना शुरू कर देता है, जो जल यहां से मुक्त हुआ। और ये CaCO3 पानी के साथ, जो घोल के साथ आगे बढ़ रहा होता है। जब ये घोल के साथ आगे बढ़ रहा होता है, तो कहीं से भी जब टपकता है छत से, या कहीं यदि जमीन पर गिरता है, तो पानी तो आगे निकल जाता है, लेकिन वही कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट दोनों मिक्स होके यहाँ क्या हो जाता है? जमा हो जाता है, और ये जम के ठोस हो जाता है, और ठोस इतना हो जाता है कि चट्टान जैसा बन जाता है, रॉक जैसा बन जाता है, जैसे सीमेंट। जैसे सीमेंट, सीमेंट जब गीला है तो बह रहा होता है, लेकिन तुम कुछ देर के लिए इसको हवा में छोड़ दो, सीमेंट को खुला छोड़ दो। मेरे फादर ठेकेदारी का काम करते थे, तो 30-40 कट्टा सीमेंट आया था सरकारी, दरवाजे पे रखवाए, और काम पर किसी ने अडंगा लगा दिया, जलनताए ने। ठेकेदारी करते थे, पिताजी सड़क बनवाया करते थे पहले, जब टीचिंग से पहले
बीच में एक काम मिला था उनको, पीडब्ल्यूडी का लाइसेंस लेके ठेकेदारी कर रहे थे, तो सड़क बना रहे थे गांव का, तो उसमें पुलिया उलिया बनाने के लिए 30-40 बोरा सीमेंट आया, और सीमेंट का काम लगता है इससे पहले ही गांव के कुछ उनके प्यारे दोस्तों ने जलन के कारण कि इसको ठेकेदारी कैसे मिल गया, झूठ मूठ का कुछ शिकायत किया, काम रुक गया। अब वो 40 बोरा सीमेंट मेरे दरवाजे पर रखा रहा, और एक मौसम बारिश गुजर गया और ढका नहीं गया, तो बारिश के पानी और हवा ने उस सीमेंट के कट्टे को किसमें कन्वर्ट कर दिया? कन्वर्ट कर दिया पत्थर में, चट्टान में, रॉक में। तो वहां पे भी ये CaCO3 ही है। तो जब भी कैल्शियम का बाइकार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट और ज्यादा स्ट्रांगली जमता है। कैल्शियम कार्बोनेट तो टूट फूट भी सकता है, लेकिन ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है वो और ज्यादा एकदम टफ, रिजिड और हार्ड होता है। सिर मारो तो सिर फूटेगा, वो नहीं टूटेगा, ऐसा हो जाता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो बनता है उस घोल के अंदर, इसी के कारण ऊपर से स्टैलेक्टाइट बनता है। ऊपर से क्या बनता है? टाइट, फुल टाइट। ऐसे भी लोग ऊपर से ही टाइट रहते हैं, अंदर से डमाडोल। सर और सर हाँ सर इसमें सविंदर सिंह की बुक में कंदना निर्माण की प्रक्रिया में ये लिखा हुआ है कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होता है यह कैल्शियम की अपेक्षा 30 गुना अधिक घुलनशील होता है। क्या फिर तो से बोलना बेटा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैल्शियम की अपेक्षा 30 गुना अधिक घुलनशील होता है। इसका मतलब ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का जो प्रोसेस हो रहा है ये कंदरा निर्माण में हो रहा है। इसका मतलब कि ये अपर्दनात्मक स्थलाकृति निर्माण में हम इसका इक्वेशन को डालेंगे। वो इक्वेशन अपर्दनात्मक में ही बताए थे, साथ में हम आज निक्षेपणात्मक बता रहे हैं। तो सर निक्षेपणात्मक में वो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट में जो कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है वो बन रहा है, उसमें निर्माण की प्रक्रिया हो रही है। जो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट है उसमें CaCO3 बन रहा है और जल निकल जा रहा है। और ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का हो रहा है ये कंदरा निर्माण में हो रहा है। जो भी CaO है वो गल करके सोडियम कार्बोनेट के रूप में निकल जा रहा है, बह जा रहा है, इसलिए सर। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो समझ है वो बिल्कुल क्लियर है, और दोनों ही जो कैल्शियम कार्बोनेट है और कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, वो सारा इक्वेशन वो बेसिकली वेदरिंग और इरोजन में ही जाएगा। मैं यहाँ पे उस चीज से निकल चुका हूं जहां आप कह रहे हैं कंदरा स्तंभ के निर्माण में भी कैल्शियम कार्बोनेट का योगदान होता है, और कंदरा स्तंभ और कंदरा गुफा जो बनता है अपरदन के दौरान, जब अपरदन होके चट्टाने घुल गई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। आपके मन में ये डाउट इसलिए आया, ये विचार, क्योंकि मैं ये कह रहा था कि CaCO3 और वही बाइकार्बोनेट वाला जो कॉन्सेप्ट बता रहा था, जमता जब है, हम जमने की बात कर रहे हैं, जमता कब है? ये रिएक्ट करने की कैपेसिटी बाइकार्बोनेट की ज्यादा है, क्योंकि वो उसका आयनीकरण, आयनीकृत ज्यादा होता है वो, ठीक है, आयनीकृत ज्यादा होता है। आयनीकृत क्या है? आयन जब बन जाता है कोई, तो उसमें यदि दो तरह का होता है, धनायन और ऋणायन, तो वो इसका मतलब होता है कि वो संतृप्त नहीं है, वो और इलेक्ट्रॉन ले सकता है या और इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, या ग्रहण कर सकता है, त्याग कर सकता है। तो जो भी आयन होता है उसमें त्याग करने की या ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा होती है, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट में आयन की मात्रा ज्यादा होती है। हमने शायद बताया नहीं आपको उस पे कितना वो होता है, आयन होता है, वो सब हम जान के नहीं गए ज्यादा डेप्थ में। हमको लगा कि जो ज्योग्राफी का स्तर है उसके अकॉर्डिंग बताएं। अपरदन में सोडियम कार्बोनेट से सोडियम बाइकार्बोनेट ज्यादा योगदान इसलिए देता है, ज्यादा चूना पत्थर को अपने साथ वो घुला सकता है, क्योंकि वहां पे आयन की मात्रा जो सोडियम बाइकार्बोनेट में है, आयन वो ज्यादा आयोनाइज्ड है। आयन मतलब क्या? या तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज ज्यादा होना, एक्सेस होना, वो है आयन। जैसे NaCl है, तो ये उनमें उसमें जो दोनों एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन त्याग और ग्रहण कर रहा है, वो क्षमता उनमें ज्यादा होती है। केमिकल रिएक्शन करने की कैपेसिटी सोडियम बाइकार्बोनेट की कार्बोनेट से ज्यादा होती है, इसलिए हम 4 समीकरण बताए। अब मेरा कहना है, ठीक है, उसने अपरदन कर लिया, घोल आगे बढ़ा,
तो फिर अब वो घोल जमेगा कहीं पर जा करके, तो वो कब जमता है, किस कंडीशन में जमता है घोल? तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट भी जमने में रोल अदा कर सकता है और सोडियम कार्बोनेट भी जमने में रोल अदा कर सकता है। तो सोडियम कार्बोनेट भी जमता है तो क्या बन जाता है, चट्टान रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट भी जम सकता है यदि उसको रिएक्ट करने के लिए उस तरीके का कंपोनेंट नहीं मिल रहा हो और हवा के संपर्क में आता है, वायु के संपर्क में यदि वो आता है तो वो जम सकता है। ऐसा नहीं कि सोडियम बाइकार्बोनेट आगे जाके कहीं डिपोजिट होगा ही नहीं, ठीक है। तो चूना पत्थर जब तक मिलता रहेगा तब तक तो वो और रिएक्ट करता रहेगा। यदि चूना पत्थर नहीं मिल रहा है तो खुले में आके वो ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सोडियम कार्बोनेट के रूप में वो जम जाता है, ठोस हो जाता है और कंदरा में स्तंभ बनाता है। कंदरा स्तंभ बोलते हैं उसको, स्टेलेक्टाइट बोलते हैं, स्टेलेग्माइट बोलते हैं। अभी इक्वेशंस यदि हम देखना चाहें तो और भी नए नए एक्टर इसमें एंटर करेंगे। आयरन भी इसमें एंटर कर सकता है, आयरन भी एंटर करता है, आयरन ऑक्साइड। इसके अलावा सल्फर जो गंधक है, सल्फर भी इसमें सल्फर का ऑक्साइड भी इस इक्वेशन में आगे एंटर करता है। क्योंकि जो चट्टाने हैं 200 से ज्यादा खनिजों के मिलने से बनता है और कोई जरूरी नहीं है कि जहां पे जो चट्टाने हैं वहां दूसरी चट्टाने नहीं मिलेंगी। आयरन ऑक्साइड इसमें यदि इस घोल में मिल जाता है या सल्फर ऑक्साइड इस घोल में मिल जाता है तो इसका आयनीकरण ज्यादा और बढ़ जाता है, घोल और भी ताकतवर हो जाता है, इसके अपरदन की क्षमता बढ़ जाती है। कल की क्लास में मैंने बताया था कि जहां आयरन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड चूना ऑक्साइड के अलावा, चूना ऑक्साइड यानी कैल्शियम ऑक्साइड के अलावा कहीं यदि चट्टानों में आयरन ऑक्साइड के खनिज मिल गए या फिर सल्फर ऑक्साइड के खनिज मिल गए तो जो केमिकल रिएक्शन वो और ग्रो करता है और भी वो जो घोल है, विलयन है, सॉल्वेंट है, उसके घुलाने की क्षमता और बड़े बड़े चट्टानों को घुला के अपने साथ ले जाने की क्षमता बढ़ जाती है। अब मैं वहां से निकल गया हूं। मेरा मानना है कि ज्यादा उसमें गहराई में ना जाके बस कुछ इक्वेशंस को देख के आगे बढ़ना है, क्योंकि डायग्राम वाला क्वेश्चन यानी स्टेलेक्टाइट स्टेलेग्माइट निक्षेपणात्मक स्थलाकृति पे पूछेगा और अपर्दनात्मक भी पूछता है। तो कास्ट में दोनों स्थलाकृति पूछता है कि कास्ट द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन करें, तो स्थलाकृति पे ज्यादा फोकस करना है ना कि केमिकल रिएक्शन पे, ठीक है। तो स्थलाकृतियों को बताते समय आप कम से कम 8-10 स्थलाकृति अपर्दनात्मक बताएंगे तो 3-4 स्थलाकृति आप निक्षेपणात्मक बताएंगे। अब निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों में स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट बताएंगे और ये बताएंगे कि इसमें एक लाइन लिख सकते हैं कि ये इतना ठोस हार्ड रॉक की तरह कैसे बन जाता है। तो यहां पे आप चाहें तो उस कौन जो भी आपका मटेरियल है जो दिमाग में आया उसको आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आखिर ये जो पिलर बनता है या फिर जो ऊपर से ये लटकता हुआ एक तरीके का आकृति बनता है स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट, ये क्यों बनता है। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है कि चूना पत्थर से जो कंदराएं बनती हैं उन कंदराओं में जो ये निक्षेप, ये डिपोजिट्स है, छत से टपक रहा है यदि डिपोजिट और जम जा रहा है तो उसको कहते हैं, कंदरा की छत से लटकते स्तंभाकार ड्रिप स्टोन को, ड्रिप स्टोन बूंद की तरह, ड्रिप मतलब बूंद होता है, उससे जो स्टोन क्रिएट होता है ड्रिप स्टोन, उसको कहते हैं ड्रिप स्टोन को स्टेलेक्टाइट। और कंदरा के फर्श पर ऊपर की ओर बढ़ते ड्रिप स्टोन को कहते हैं स्टेलेक्टाइट, ठीक है। माइट, स्टेलेग्माइट, नीचे वाला माइट हो गया और ऊपर वाला टाइट हो गया, माइट और टाइट। इसके लिए ना टर्म हिंदी में यूज होता है आश्चुतास्म और निश्चुतास्म, ठीक है। ये टर्म यूज होता है, ये आश्चुतास्म और ये निश्चुतास्म, नीचे और ऊपर शब्द से जुड़ा हुआ ये टर्म है। और एक और पॉइंट याद रखिएगा, कंदरा की छत से सुई के आकार के लटकने वाले ड्रिप स्टोन को ड्रेप्स कहते हैं, कर्टन कहते हैं, ड्रेप्स या कर्टेन कहते हैं, ड्रेप्स या कर्टेन कहते हैं यदि सुई के आकार का लटक रहा है तो। और स्टेलेक्टाइट जहां भी बनता है वहां आसपास ऐसे ड्रिप स्टोन अक्सर निर्मित हो जाते हैं सुई के आकार का, ठीक है। बिल्कुल आयोनाइजेशन प्रोसेस आप जो पीछे आप लिख रहे हैं, मैं यहां पे ये बता रहा हूं कि केवल स्टेलेक्टाइट स्टेलेग्माइट की जगह एक दो न्यू शब्द भी आप यूज करना जब आप एक्सप्लेन करोगे, और सविंद्र सिंह में आपको ये मिल जाएगा, एक बार रीड कर लेना और नहीं समझ में आया तो कल की क्लास में पूछ भी लेना, ठीक है।
स्टेलेक्टाइट के आसपास सुई जैसी नुकीली कई सारी ड्रिप स्टोन्स क्रिएट होते हैं छोटी छोटी, उसको बोलते हैं ड्रेप्स या कर्टेन बोलते हैं। ठीक है, और ड्रिप स्टोन को हेलेक्टाइट भी कहते हैं, ऐसे छोटे छोटे सुई जैसे को ड्रिप हेलेक्टाइट भी कहते हैं। और नीचे जमीन पर यदि वो बना है छोटा छोटा सुई जैसा नुकीला तो उसको हेलेगमाइट भी कहते हैं। यदि गोल आकार का है तो हेलेक्टाइट या हेलेगमाइट, और यदि सुई के आकार का है तो कर्टेन या ड्रेप्स। दो आकार में ये बनता है, कभी बहुत नुकीला बनता है, कभी ऐसे गोलाकार बनता है। तो गोल आकार शिवलिंग के आकार का बना है, तो छोटे आकार का है तो हेलेक्टाइट हेलेगमाइट, ऊपर हेलेक्टाइट नीचे हेलेगमाइट। बड़े आकार का है तो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट, और सुई के आकार का है तो ड्रेप्स या कर्टेन। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों को ही ड्रेप्स या कैप्टेन कहते हैं। और जब ये हेलेक्टाइट बन जाता है तो इससे निकलने वाले जल के द्वारा कंदरा की फर्श पर भी कभी कभी फैल जाता है निक्षेप। तो कंदरा की सतह पर यदि निक्षेप फैल जाता है तो उस निक्षेप के लिए टर्म आता है फ्लोस्टोन। फ्लो मतलब बहना, फ्लोस्टोन। और दूसरा जो स्टेलेक्टाइट आपने पढ़ा, स्टेलेग्माइट पढ़ा। स्टेलेग्माइट छत से जो जल की मात्रा टपकती है, सीधे टपक कर वह कंदरा के फर्श पर पहुंचती है, और फर्श पर पहुंचने के बाद धीरे 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 उसमें जो भी सोडियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स हैं, सोडियम कार्बोनेट की मात्रा है वो वहां, क्योंकि सोडियम, देखो वो जो बच्ची कहना चाह रही थी उस बच्ची का हमने आंसर आपको पहले दिया था बट क्लियर नहीं कर पाया। मैंने अभी एक इक्वेशन लिखा था। क्या था इक्वेशन, ध्यान से देखना, कि जब कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड जब CO2 के साथ रिएक्ट कर लेता है, ध्यान से देखना, तो CaCO3 बनता है और कोई मुक्त होता है। कौन मुक्त होता है? जल। जब जल निकल जाता है तो बच केवल क्या जाता है? CaCO3। तो ज्यादातर जमने की क्रिया जहां भी होती है वहां CaCO3 ही होता है, और जो CaCO3 का ही एक रूप है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट, वो केमिकल रिएक्शन में एक्टिव पार्टिसिपेट करता है। ये बच्ची कहना चाह रही थी कि वो अपरदन में ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोनों ही एक तरीके का गोल ही है। वो अपरदन में ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसलिए प्ले करता है क्योंकि वो बाइकार्बोनेट है, यानी वो आयोनाइजेशन प्रोसेस को फॉलो अप करता है, यानी वो आयोनाइज्ड ज्यादा है, तो वो क्या करता है? केमिकल रिएक्शन ज्यादा करता है, और केमिकल रिएक्शन यदि ज्यादा करता है तो उससे चूना की चट्टानें तेजी से घुलती हैं। अन्य चट्टानें, जो चूना की चट्टानें खास करके, वहां पे वही ज्यादा है, चूना की चट्टान चूना प्रदेश में। तो रासायनिक जो अभिक्रिया है वो तेज करने में इसका रोल है। लेकिन उस रासायनिक अभिक्रिया में एक रोल इसका है कि जब ये CaCO3 बनता है उसी घोल से, उस घोल से जब CaCO3 बनता है तो ये पानी को मुक्त कर देता है। पानी को जब ये छोड़ देता है, पानी निकल आता है, तो बचता ये, तो जमता भी यही है। जमने की क्रिया में ज्यादातर CaCO3 रहता है। और मैंने जो एक शब्द बोला ना कि CaCO3 से ज्यादा हार्ड बन जाएगा यदि सोडियम बाइकार्बोनेट जमेगा, तो उसको लेकर के उस गुड़िया को कंफ्यूजन हुआ कि सर जमता तो CaCO3 है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट तो नहीं जमता। बेटा जमता ये भी है, लेकिन कंडीशन ये है जब इसका केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का केमिकल रिएक्शन कब रुकता है? जब ये पानी की मात्रा इसमें कम हो जाती है या जल ड्रेन होके निकल जाता है, तो जो निक्षेप है उस निक्षेप में कार्बोनेट रहे या बाइकार्बोनेट रहे, दोनों जम जाता है। क्योंकि इन पूरी अभिक्रिया का सबसे बड़ा उत्प्रेरक कौन है? जल। जल ही सबसे बड़ा उत्प्रेरक है, H2O। और H2O यदि किसी घाटी से ड्रेन हो जाए, निकल जाए, तो अल्टीमेटली एटमॉस्फेरिक रिएक्शन में आके चाहे कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, सब जम जाएगा। और जब जम जाएगा तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि इन दोनों में से जमने के बाद ज्यादा सॉलिड जो होता है वो कौन होता है, ये बतलाने की मेरी कोशिश थी बस। तो ज्यादा उतना डिफरेंस नहीं है, दोनों ही चीजें। यदि आप सीमेंट ठीक से पढ़े हो ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम लिख दिया, मैं सोडियम बार बार लिखता हूं, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। सोडियम नहीं होगा, सोडियम तो है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, वो नानी घर गया है बेचारा।
सोडियम नहीं है, हमेशा कैल्शियम। ठीक है, तो ये एक कंफ्यूजन था जो मैं दूर करना चाह रहा था कि जमने की क्रिया में दोनों भाग ले सकता है, खास करके जब ड्रेन हो जाए। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में, जो फ्लो में, जो स्टेलेक्टाइट स्टेलेग्माइट बनाने वाला कंडीशन है, उस कंडीशन में जब टपकते हुए जम जाता है, तो टपकता क्या है, उससे छत पे जमा कौन रह जाता है? जमा रह जाता है ये कैल्शियम कार्बोनेट, और उससे जो पानी की बूंद है उसमें कुछ क्वांटिटी उसकी नीचे आके जमा हो जाती है नीचे भी, और फिर पानी यहां से फ्लो कर जाता है। तो जहां तक पानी इस कार्बोनेट को बहा पाता है उस तरह की आकृतियां बनती जाती है। कभी कभी क्या होता है, सुई जैसी आकृति बनती है, कभी कभी क्या होता है, गोलाकार आकृति बनती है। तो गोलाकार को हैलेग्टाइट कहते हैं, हैलेग्टाइट। और यदि सुई जैसा बना तो क्रेटन कहते हैं इसको, क्रेटन। और यदि बहुत बड़े आकार में बना, यदि इसकी तुलना में ज्यादा बड़ा आकार है तो स्टैलेग्टाइट कहते हैं, स्टैलेग्टाइट। और सेम काम यदि सतह पर हुआ तो, सतह पर यदि सुई के आकार का है तो विक्रोटन कहलाएगा, गोल आकार का है तो हैलेगमाइट कहलाएगा। नीचे हमेशा माइट होता है तो हैलेगमाइट कहेगा, और बहुत बड़े आकार का रहा तो स्टेलेगमाइट कहलाएगा। और यदि इन दोनों में संपर्क हो गया, ये जुड़ गए, बड़े आप बढ़ते 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 जुड़ गए तो कंदरा स्तंभ कहलाएगा, पिलर, केव पिलर कहलाएगा। और रही बात इसके जमने की, तो ये परत दर परत जमता है, और जमते समय इसमें CO2 की जो मात्रा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, उसकी मदद से, और जो इसमें जमते समय जो जल के निकलने की क्वांटिटी, मात्रा, इन सब का की जानकारी बाद में इस साइंटिस्ट निकाल लेते हैं। इसीलिए जो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट है वो बहुत ही बेहतरीन सोर्स है किसी भी एरिया के क्लाइमेट को पता करने का, क्योंकि क्लाइमेट में CO2 की मात्रा क्या थी उस समय के वायुमंडल में, इसको स्टडी में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट। तो यही है, निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों में ज्यादा कुछ नहीं है। एक हो गया क्रेटन, एक हो गया हैलेगमाइट, एक हो गया हैलेग्टाइट, एक हो गया स्टेलेक्टाइट, एक हो गया स्टेलेग्माइट, और एक हो गया पिलर। ठीक है, इसके अलावा कहीं कहीं सिल्ड बन जाता है। सिल्ड यदि ज्यादा चौड़ा एरिया में बन गया है, गुंबद जैसा आकृति बन गया तो उसको सिल्ड बोलते हैं। ठीक है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब हम बता दिए आपको। और इसके अलावा निक्षेपण से यदि ओपन एरियाज में कहीं कास्ट एरियाज में, ओपन क्षेत्र में कोई डिपॉजिट हुआ हो खुला अवस्था में, तो फैला हुआ, तो उसको फ्लो स्टोन कहते हैं। फ्लो स्टोन यानी सतह पर यदि वो निक्षेप फैल गया दूर तक, कोई टीला नुमा स्ट्रक्चर नहीं बनाया, गुंबद नुमा स्ट्रक्चर नहीं बनाया, स्टेलेग्माइट नुमा स्ट्रक्चर नहीं बनाया, क्रेटन नहीं बनाया, तो फिर वो फैल गया यदि लेयर की तरह, तो उसको फ्लो स्टोन कहते हैं। तो ये सब के सब निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां हैं, निक्षेपणात्मक डिपोजिट्स हैं, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं। अब एक क्वेश्चन कभी कभी देता है कि कास्ट अपर्दन चक्र से आप क्या समझते हैं? कास्ट इरोजन साइकिल भी आप कास्ट अपर्दन चक्र पे ये क्वेश्चन आता है। तो जब हम अपर्दन चक्र पढ़ते हैं तो 3 अवस्थाएं मेनली होती हैं नॉर्मली। एक अवस्था होती है तरुणावस्था, दूसरी अवस्था होती है प्रौढ़ावस्था, और तीसरी अवस्था जो होती है वो है जीर्णावस्था। कोई भी अपर्दन चक्र हो उसकी 3 ही अवस्था होती है। सविंद्र सिंह में गलती से बच्चे को कंफ्यूजन ना हो जाए 4 अवस्था के रूप में लिख दिया गया है। तो बेटा अवस्था 3 ही है, गलती से उन्होंने एक चीज लिख दिया है ऊपर कास्ट मैदान, वो दरअसल तरुणावस्था की पहले की स्थिति है। ठीक है, चूना प्रदेश को दिखाया कि पहले चूना प्रदेश में जो है पहले एक चूना क्षेत्र निर्मित होता है, उसमें छोटे छोटे चंद्र बनते हैं, वो पहला स्टेज है, तो उसको नाम दिया उन्होंने कास्ट मैदान। उसके बाद उस कास्ट मैदान में जब घोल रंध्र, विलयन रंध्र, युवाला बनाने लगता है, डोलाइन बनाने लगता है, और कास्ट पूरा डोलाइन और युवाला का निर्माण करने लगता है, उसको उन्होंने कहा कि ये अवस्था जो है तरुणा अवस्था है।
और उसके बाद जब डोलाइन जो है कास्ट घाटी में बदल जाता है, कास्ट घाटी और कास्ट कंदरा बनाने लग जाता है, तो उसको कहा जाता है मतलब कास्ट कंदरा, कास्ट घाटी, ये उसकी प्रौढ़ावस्था है। और जब उस घाटी की छत टूट कर गिर जाती है और कठोर चट्टानें बीच बीच में कहीं खड़ी रह जाती है, तो उसको कहा उन्होंने जीर्णावस्था। लेकिन जो एक्चुअल कास्ट अपर्दन चक्र कई जोग्राफर्स ने दिया है। सबसे पहला जो कास्ट अपर्दन चक्र दिया वो अमेरिकन जोग्राफर बेदी ने दिया था। बेदी विधि विधि 1911 में बेदी ने दिया था। और विधि के अकॉर्डिंग उन्होंने जो विधि ने दिया था उनके अकॉर्डिंग तीन अवस्था बताया था विधि ने 1911 में। उन्होंने तरुणावस्था में डोलाइन और विलयन छिद्र का निर्माण कहा था। डोलाइन और विलयन छिद्र के बाद पानी जमीन के अंदर जाता है, यह तरुणावस्था है। अंदर जाकर के डोलाइन विलयन छिद्र की संख्या बढ़ जाती है, गुफा बनने लगती है, गहरी घाटी बनने लगती है, अंधी घाटी बनने लगती है, ब्लाइंड वैली बनने लगती है, बहुत सारा विस्तृत रूप में यह फैल जाता है हजारों की संख्या में। उसको कहा इन्होंने मैच्योर एज, प्रौढ़ावस्था। और लास्ट जब भूमिगत जलधारा कहीं प्रकट होके फिर नदी में चली जाती है, बह जाती है, सारा पानी ड्रेन हो जाता है और ये खोखला बन जाता है सुरंग जैसा, और कहीं कहीं छत वत टूटने लगता है, अब पानी गायब हो जाता है, तो उसमें फिर जीवन नहीं रह जाए, वो साइकिल डेड हो जाता है, उसको जीर्णावस्था कहते हैं। जब तक भूमिगत जल मौजूद है, अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रियाएं चलती रहती हैं, तब तक ये कास्ट साइकिल चलता रहता है। जैसे ही उसका वाटर ड्रेन हो गया, निकल गया वहां से पानी किसी सोर्स के माध्यम से, समुद्र में, झील में, सागर में, नदी में निकल गया, बह गया, पानी की मात्रा खत्म हो गई वहां, क्योंकि बरसात का पानी ही उसको मिलता है। तो ऐसे कंडीशन में फिर यदि पानी खत्म हो गया, वाटर टेबल भी वहां लो हो गया है, भूमिगत जल, तो ऐसे कंडीशंस को उसकी लास्ट अवस्था यानी जीर्णावस्था कहते हैं। चक्र समाप्त हो गया। फिर चक्र कब चालू होगा? जब उसको जल मिलेगा तो चक्र चालू होगा। तो अल्टीमेटली ये भूमिगत जल का चक्र है, ये भूमिगत जल का चक्र है, सारा खेल जल पे है। भूमिगत जल का ये साइकिल है, अंडरग्राउंड वाटर का ये एक साइकिल है। हाँ, चूना इसमें एक सहायक, बहुत बड़ा सहायक भूमिका निभाता है। सेकेंड रोल में, लीड रोल में चूना है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, और हेल्पिंग में थर्ड रोल में कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इन तीनों के बीच के कारण ये सारा स्थलाकृति बनता है। तो दो साइकिल मिला है कास्ट से रिलेटेड। एक साइकिल है बीदी का साइकिल, 1911 में आया, और एक साइकिल है 1918 में स्विजिक का साइकिल, 7 वर्ष बाद। स्विजिक और बीदी दो साइकिल है कास्ट का। एग्जाम में कास्ट साइकिल नहीं पूछता है, आपको उस थोड़ा सा जिक्र कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, नाम इंट्रो में डाल सकते हैं कि कास्ट अपर्दन चक्र से संबंधित दो भूगोलवेत्ताओं के नाम आते हैं। एक विधि का नाम आता है और दूसरा विधि के अलावा स्विजिक है। विधि ने 3 अवस्था बताई थी कास्ट साइकिल की, और स्विजिक ने 4 अवस्था बताई थी। स्विजिक सबसे बाद में दिया है, अभी लेटेस्ट माना जाता है स्विजिक का ही, क्योंकि स्विजिक के बाद फिर जोग्राफर्स ने उनको एक तरीके से मान लिया कि स्विजिक का जो कास्ट साइकिल है वो सबसे ज्यादा आधुनिक है, मॉडर्न है। और जो विधि का साइकिल है उसमें 3 चक्र थे, स्विजिक के साइकिल में 4 चक्र थे। तो सविंद्र सिंह ने ये जो 4 चक्र बताया है, ये स्विजिक के आधार पे उन्होंने बता दिया है 4 चक्र। बट एक्चुअल में जो चक्र होता है 3 ही चक्र है। कौन? विधि ने जो बताया था, तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था, जीर्णावस्था। स्विजिक ने एक नया चीज क्या जोड़ दिया, स्विजिक ने प्रौढ़ावस्था के 2 पार्ट कर दिए। सविंद्र सिंह वो चीज नहीं दिखाए हैं। सविंद्र सिंह ने मैप में दे दिया पहले कास्ट मैदान, उसके बाद दे दिया तरुणावस्था, उसके बाद दे दिया प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था। तो ना तो ये विधि के अनुसार है, ना स्विजिक के अनुसार है, ये सविंद्र सिंह के अनुसार है। जबकि दुनिया दो ही को पढ़ती है, विधि और स्विजिक को। स्विजिक ने क्या कहा? स्विजिक ने कहा तरुणावस्था बिल्कुल वैसे ही बताया जैसे विधि ने बताया था। उन्होंने कहा कि तरुणावस्था वह समय अवधि है जब चूने के चट्टान वाले भाग में धीरे धीरे वर्षा का जल का आगमन होता है, या वर्षा का जल या भूमिगत जल का संग्रहण होता है। तो इससे धरातलीय जल रिस के सतह के नीचे जाने लगता है, यानी पहली अवस्था है ये। जब धरातलीय जल सतह के नीचे जाने लगता है, अंडरग्राउंड होने लगता है, छिद्र बना बना के, घोल रंध्र बना बना के, डोलाइन बना बना के अंदर एंटर करने लगता है, तो लैपिज बनना ये पहले चरण का साक्ष्य है। कास्ट चक्र के, ये कौन है भाई, किन्हीं को कोई दुख है? प्रभा, अच्छा प्रभा कुछ पूछ रही थी, कोई बात नहीं। मैं कह रहा था कि कास्ट अपर्दन चक्र 2 लोगों ने दिया, एक का नाम
वीदी और दूसरे का नाम स्विजिक। तो स्विजिक हैं और बीदी हैं, बीदी। हमने मात्रा थोड़ी गलत की है, सुधार लेता हूं। बीदी ऐसे है। ये 1911 में दिया, ये 1918 में दिया। इसने 3 अवस्था बताया, 3 स्टेज। इसने 4 स्टेज बताया, 4 स्टेज। 3 अवस्था वही है, या वही तरुणावस्था और प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था। इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया इस मामले में। क्या चेंज किया इन्होंने? चेंज किया, 4 अवस्था बताया। कौन कौन भाई? तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था और प्रौढ़ अवस्था में एक और जोड़ दिया, अंतिम प्रौढ़ावस्था। बस थोड़ा सा डिजाइन बना दिया, अंतिम प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था। ठीक है, जीर्णावस्था। सविंदर सिंह एक नया चीज जोड़ देते हैं उनके अकॉर्डिंग का भाई। अच्छा ये है, तो जीर्णावस्था देख लिया आपने। और सविंद्र सिंह का जो कॉन्सेप्ट है, सविंद्र सिंह एक और बात करते हैं कि वो 4 अवस्था बताते हैं। आप इनका जिक्र भी कर सकते हैं, ये भी अब ब्रांड हो गए हैं अपने आप में। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा कि पहला अवस्था जो है वो उसका नाम कास्ट मैदान है, ये प्रथम अवस्था है। और उसके बाद तरुण अवस्था है, उसके बाद प्रौढ़ अवस्था है और उसके बाद जीर्ण अवस्था है। पता नहीं अब ना बीदी ही है पूरी तरह से ये, और ना ही ये स्विजिक ही है। ठीक है, इन्होंने कास्ट मैदान कहा यह वह स्थिति है जब किसी क्षेत्र में ऊपरी चट्टान का अपरदन हो जाता है और चट्टान, निचला चट्टान या उसके नीचे के चट्टान, चूना पत्थर की चट्टानें जब ऊपरी सतह पर आ जाती हैं तब वहां से यह चक्र शुरू होता है। तो यह चक्र की पहली अवस्था है जब चूना पत्थर की चट्टानें किसी कारण से, या तो बनावरण समाप्त होने के कारण या अनाच्छादन के कारण, इसकी ऊपरी परत हट गई। जो परत चूना पत्थर वाली नहीं थी, यदि वो हट गई, यानी चूना पत्थर डायरेक्टली संपर्क में आ गया सतह के ऊपर, तो वो पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था में अब जब सतह पर चूना पत्थर आ गया तो वर्षा का जल या अन्य किसी स्रोत से जब जल इस पे पड़ता है तो इनमें छिद्र बनने लगते हैं, और इन छिद्रों के बाद विलयन घोल रंध्र बनने के कारण भूमिगत जल हो जाती है, अंडरग्राउंड वाटर आ जाता है अंडरग्राउंड, और अंडरग्राउंड कास्ट, गुफा, कंदरा और ये सारी कुछ बनाने लगती है। अंत में जब जल की मात्रा कम हो जाती है, घोल बहुत गाढ़ा हो जाता है, इतना गाढ़ा हो जाता है घोल की वो जमने लगता है और कैल्शियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के फॉर्म में आ जाता है। तो बाइकार्बोनेट की क्वांटिटी कम होती है, कार्बोनेट की क्वांटिटी, कैल्शियम कार्बोनेट की क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो पानी मुक्त होने लगता है कैल्शियम कार्बोनेट से, और कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के दौरान पानी मुक्त होकर के बहने लग जाता है, स्रोत से बह जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट जम करके अलग अलग आकृतियां बनाती हैं। जहां निम्न क्षेत्र है उसको भर के समतल करने की कोशिश करती है, ये लास्ट अवस्था है, और यहाँ पे इस चक्र का अंत हो जाता है। तो यदि कभी कास्ट चक्र पूछ दे तो इसमें जिक्र सबका कर देना, अपने महान पुरुष सविंद्र सिंह का भी, और साथ ही साथ सबसे ज्यादा जरूरी है बीदी और स्विजिक का। तो ये थी आज की क्लास, कल मिलते हैं आपसे फिर से, और कल मैं नए टॉपिक के साथ आता हूं। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा जो स्थलाकृतियां हैं उसमें मेन यही थी, एरिड पढ़ाऊंगा कल, एरिड टोपोग्राफी। कल कोशिश होगी खत्म करने की, क्योंकि अब टोपोग्राफी में बहुत कम समय लगेगा। यही 2 जो थे, 3 रिवर हो गया, ग्लेशियल हो गया और कास्ट, इस पे हमने ज्यादा फोकस किया। बाकियों को समराइज वर्जन में हम फिनिश करेंगे, कोई छोड़ेंगे नहीं। हम आपको एरिड टोपोग्राफी भी बताएंगे, कोस्टल टोपोग्राफी भी बताएंगे, पेरी ग्लेशियर भी बताएंगे। तो बस 3 टोपोग्राफी और है बस। कल मिलते हैं आपसे। किसी के कोई प्रश्न हो, कोई किंतु परंतु हो आपके मन में, तो आप पूछ सकते हो मुझसे। चलिए, कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। और जूम का एकमात्र जो लाभ है वो कन्वर्सेशन है, तो वो कन्वर्सेशन कर सकते हैं बेहतर तरीके से, जिनके मन में कोई सवाल हो। ठीक है, ओके।